हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी खूबसूरत से चैनल ऑनलाइन स्कूल के अंदर, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। अभी तक आपने इस चैनल पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की लगातार क्लासेस ली होंगी, मगर आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स की क्लासेस, भौतिक विज्ञान की क्लासेस। तो मैं हूं प्रकाश सर, लगभग पिछले 8-10 साल से फिजिक्स के अंदर काम कर रहा हूं और आज से मैं ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं आपको यकीन दिला देता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है वो कुछ इस प्रकार का सब्जेक्ट रहने वाला है जिसके अंदर आप लोगों के दिमाग में कोई अगर हेजिटेशन रहता है कि मैं हमारी कोई चैप्टर टफ लगता है, ये सब्जेक्ट टफ लगता है, तो वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है सारी चीज़ें। आज से हम कुछ नए तरीके से इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और इतने खूबसूरत तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको कभी ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके मन में जो डर है, जो भ्रम है, वो सारा दूर होने वाला है और आज से आप एक अलग तरीके से और एक नए तरीके से फिजिक्स को पढ़ने वाले हो। और वो फिजिक्स अपन शुरू करेंगे हमारे साथ। आज मैं एनसीईआरटी की क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम आप सभी जानते हो। हमारे उस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हमारे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अपने चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, या चैप्टर को शुरू कैसे करें, या क्या पढ़े या क्या नहीं पढ़े। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जब भी आप कोई नई मूवी रिलीज़ होती है, मूवी देखने जाते हो, तो डेफिनेटली आप उसका ट्रेलर देखे बगैर नहीं जाओगे। आप ट्रेलर देखोगे, आपको वो ट्रेलर पसंद आएगा तो ही वो मूवी आप शुरू करोगे, आइदर नहीं करोगे। आप रिव्यूज़ भी लेते हो कई बार कि यार इसका रिव्यू कैसा है, कैसा नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का यही सिस्टम रहता है। आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो और उसका कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस करना है कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कवर करने वाले हैं, ताकि एक हमारे को एस्टिमेटेड आइडिया लग जाए कि हमारे को इस चैप्टर में किस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ, साइकोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। तो चैप्टर का नाम तो जैसा आपको पता है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। मैं अभी पहले आपको कुछ मेन पॉइंट बताऊंगा जो इस चैप्टर के अंदर रहने वाले हैं कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर अपन शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन टॉपिक रहने वाले हैं, जिनको अपन पढ़ने वाले हैं, उन टॉपिक के अंदर जैसे आप सबसे पहले कंप्लीट जानकारी मेरे से लेने वाले हो विद्युत आवेश के बारे में, कि ये विद्युत आवेश क्या होता है। आवेश की कंप्लीट जानकारी मैं आज की ही क्लास के अंदर आपको दे दूंगा, और ऐसी जानकारी देंगे कि आज के बाद आवेश नाम की क्या बला है किसी को बिल्कुल डर ही नहीं रहेगा। आप कभी भी, आप किसी से भी कभी भी कुछ भी बता सकते हो। उसके बाद अपन को इस चैप्टर के अंदर एक ह्यूज टॉपिक रहने वाला है, बड़ा टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम रहेगा विद्युत क्षेत्र। उसकी कंप्लीट जानकारी लेनी है। और एक लास्ट टॉपिक रहेगा जिसके अंदर गाउस का नियम है, उसकी हेल्प से भी अपन विद्युत क्षेत्र को ही ज्ञात करते हैं और फ्लक्स को ही ज्ञात करते हैं। तो मेजरली अगर मैं तुमसे कहूँ कि फिजिक्स का क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इन्हीं 3 टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमता है, तो इसके अंदर कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। कई बार अपन ऐसा एक थॉट प्रोसेस बना लेते हैं कि बोर्ड क्लासेस है, मुझे बहुत तरीके से शुरू करना है, बहुत टेंशन ले लेते हैं, बहुत तनाव में आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 12th क्लास का जो फिजिक्स है, अगर आपने 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ा है तो आप खुद कंपेयर कर लेना कि उससे कई गुना ईजी फिजिक्स है, कई गुना। और मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट भी इसीलिए क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हर एक चीज़ के अंदर अपन पढ़ते हैं तो अपन को एक एग्जाम्पल रहता है, लाइव एग्जाम्पल रहता है, जो अपन फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं, अपने भौतिक जगत में आसपास होने वाली घटनाओं के अंदर उसको अपन देखते हैं, तो अपन को समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए मैं शुरू करूँगा इस चैप्टर को, और जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा विद्युत आवेश, उसके बारे में शुरू करने वाला हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको विद्युत आवेश क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसको अपन शुरू करते हैं। कई जगह आप सुनते हो विद्युत आवेश के बारे में, और कई परिभाषाएं भी हो सकती है विद्युत आवेश की। देखो, परिभाषा रटने वाली चीज़ नहीं है। आपसे विद्युत आवेश की परिभाषा कभी किसी एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाएगी कि बच्चों विद्युत आवेश किसे कहते हैं, क्या होता है। नहीं, ये एक समझने वाली चीज़ है। आप कई जगह पढ़ोगे, कई जगह कई परिभाषाएं सुनोगे। मैं आपको मल्टीपल चॉइसेस खुद दे रहा हूँ, कुछ परिभाषाएं खुद बता रहा हूँ, आप खुद समझ जाओगे कि आवेश क्या है। और आवेश के बारे में अपन को कुछ, आवेश क्या है ये जानने से पहले अपन को ये भी देखना पड़ेगा कि ये आवेश आया कहाँ से, आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है, इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, इसकी क्या क्या खास बातें होती है। तो शुरू करते हैं अपन आवेश की परिभाषा को। आप कई जगह सुनोगे कि यार ये आवेश एक तरह की एनर्जी है, एक शक्ति है, एक पावर है। जैसे मान लो किसी इंसान के अंदर एक पावर होती है तो उसका आसपास एक ओहदा बना रहता है, एक जगह बनी रहती है कि यार ये उस पर्टिकुलर इंसान का एरिया है। जैसे तुम लोगों ने कई सारे पहले पावरफुल सीरीज़ देखी होंगी जिसके अंदर पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं। शक्तिमान होता है, शक्तिमान का अपने आसपास एक रुतबा होता है कि यहाँ तक उसकी चलती है। वैसे आवेश भी एक शक्ति है जो हर एक कण में पाया जाता है, इस धरती पर, इस यूनिवर्स पर
जितने भी चीज़ें हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वॉटेवर, जो भी अपन देख रहे हैं, जितने भी पदार्थ है, उन सभी पदार्थों के अंदर आवेश पाया जाता है। और प्रत्येक आवेश में शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। बस वो किस प्रकार की ऊर्जा है उसको अपन यहाँ देखने वाले हैं। अपन अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो आवेश एक प्रकार का पदार्थ का ऐसा गुण है जो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरे शब्द में कहूँ तो आवेश किसी पदार्थ का वो गुण है जो अगर उसके आसपास कोई दूसरे हल्के पदार्थ है तो उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है, उनको अट्रैक्ट कर लेता है। कई जगह आपने लाइफ में देखे होंगे, जैसे मान लो आपके पास कोई प्लास्टिक का बैग है और आपके पास थर्माकोल की कोई बॉल है छोटी छोटी। कभी भी देख लेना, प्लास्टिक के बैग पे थर्माकोल की जो बॉल्स होती है उनको आप लगा देना और फ्रीली आप उसको ऐसे उठा के पटकने की कोशिश करोगे तो वो जो थर्माकोल की बॉल है वो उस ग्लास के चिपक जाएगी, उस पेपर के चिपक जाएगी, बट वो नीचे नहीं गिरेगी। ये केवल और केवल चार्ज के कारण ऐसा होता है। तुमने कई बार नोटिस किया होगा कि भैया कभी किसी शादी वगैरह में जाते हो और चेयर पे बैठते हो तो तुम्हारे जो कपड़े होते हैं चेयर के साथ लग जाते हैं, चड़चड़ाहट की आवाज़ आती है, तुम्हें छोटा सा एक शौक लगता है, पार्ट ऑफ आवेश है। तो उसी को अपन स्टडी करने वाले हैं। तो अगर कोई तुमसे आवेश की परिभाषा पूछे तो मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, या एक जो भी है तुम्हारे को पसंद आई वो देख लेना और वैसी कुछ बता सकते हो कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण जो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसकी चिंता मत करना, बिल्कुल अभी मैंने बताया था, एक मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, अभी स्टडी करेंगे अपन इसके बारे में, विद्युत क्षेत्र क्या होता है क्या नहीं होता। और किसी को अगर ये परिभाषा पसंद नहीं आती तो आप ये भी रख सकते हो कि पदार्थ का गुण, पदार्थ का वह गुण जो अपने निकट स्थित हल्के पदार्थों को क्या करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। क्या कहलाता है, इस प्रॉपर्टी को ही अपन विद्युत आवेश कहेंगे, विद्युत आवेश कहलाता है। मैं फिर कह रहा हूं, परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। कभी कोई नहीं पूछने वाला कि आवेश की परिभाषा क्या है, बस दिमाग में समझ में आनी चाहिए कि हाँ यार, आवेश नाम की कोई तो बला होती है, कोई पार्टिकल तो होता है जिसके अंदर एक शक्ति होती है, एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी क्या क्या कर सकती है, क्या क्या तबाही मचा सकती है, वो आपको इस चैप्टर पता लग जाएगा। क्योंकि अगर एक बार आपने विद्युत आवेश को डिटेल्ड में स्टडी कर लिया तो उसके बाद जो अदर आगे आने वाले चैप्टर है जो इससे कनेक्टेड रहेंगे वो आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगे। आवेश को अच्छे से स्टडी कर लिया तो आगे वाली चीज़ें भी अपन को तुरंत इस प्रकार से समझ में आ जाएगी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। क्योंकि आप खुद सोचो कि आज के टाइम के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई इन्वेंशन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी है। बगैर इलेक्ट्रिसिटी के नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं है। आप छोटा से छोटा काम से लेकर बड़े से बड़े काम के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए चाहिए, और वो एनर्जी अपन को आवेशों के कारण ही मिलती है। इसलिए अपन इस टॉपिक को बहुत खूबसूरती से और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सब लोग ध्यान से सुनते रहिएगा कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले दिमाग में कई लोगों के बीच में आता है, दिमाग में ये बातें आती रहती है कि यार ये आवेश कहाँ से आया। हम ये इतना ही जानते हैं, जितने भी लोग हैं वो सब यही जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। मगर मुद्दे वाली बात क्या है, अपन को ये पता लगाना कि ये आवेश कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अंदर और क्या क्या खास बातें होती है। पहले ये सारी बातें बताने के बाद फिर अपन चलेंगे आवेशों के प्रकार की तरफ कि वो कितने प्रकार के होते हैं, उन पर क्या आवेश होता है, उनका क्या द्रव्यमान होता है, या फिर कहूँ तो उनकी यूनिट क्या होती है, यानी मात्रक क्या होता है, विमा क्या होता है, राशि कैसी होती है। वो सारी बातें आपको यहाँ पर डिटेल्ड के अंदर बताई जाएगी। मगर अपन शुरू से शुरू करेंगे कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अभी अपन चलते हैं आवेश की उत्पत्ति की तरफ। आवेश की उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति को समझने के लिए आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगी कि अपन को पता है कि इस यूनिवर्स का जो कण कण है, हर एक पदार्थ है, वो किन से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो अगर अपन को आवेश की उत्पत्ति समझनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को परमाणु के बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ एज ए 12th स्टूडेंट आप सबको पता होगा। फिर भी नहीं पता तो आपको इस चैनल पर शुरू से परमाणु के बारे में बताया जाएगा कि परमाणु क्या होता है। इसलिए जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, जिनको पहले का कुछ नहीं पता, वो भी अपने आप को पीछे महसूस ना करें और उनको लगे कि चलो हम ठीक जगह हैं और अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं, हमारे को सारी बातें पता लग रही है। परमाणु के बारे में अगर मैं बताऊं तो परमाणु के बारे में अपन को सबसे ज़्यादा किसने बताया, रदरफोर्ड साहब को बहुत श्रेय दिया जाता है, नील्स बोर साहब को बहुत श्रेय दिया जाता है। शुरुआत थॉमसन ने करी थी मगर उनके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था और रदरफोर्ड ने अपन को एक मॉडल प्रस्तुत किया था।
तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था वो मैं कंप्लीटली आपको यहाँ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं रदरफोर्ड के मॉडल से अपन को परमाणु के बारे में क्या क्या पता लगा वो मेन चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो परमाणु के बारे में हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। रदरफोर्ड के हिसाब से परमाणु क्या था कि सर रदरफोर्ड के हिसाब से जो परमाणु था उसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। क्या प्रॉपर्टीज़ थी? ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। परमाणु के बारे में पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। सर कैसा होता है? उदासीन होता है। भाई तुम खुद सोचो, हम परमाणु से मिलकर बने हैं, मेरे हाथ में ये जो पेन है वो परमाणु से मिलकर बना है। अगर ये चार्ज होता, आवेशित होता, तो जैसे मैं इसको टच करता मुझे कोई ना कोई ऊर्जा महसूस होती। अगर मुझे ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है इसका मतलब ये कैसी वस्तु है? उदासीन वस्तु है। और जो भी वस्तु उदासीन होती है उस पर कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। इस बात का हमेशा से ध्यान रखना है तुम्हारे को। पहली बात तो ये। दूसरी बात अपन को जो बताई गई थी वो क्या थी कि परमाणु इस दुनिया का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसको और ज़्यादा अपन सेपरेट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। तो परमाणु आपका एक क्या होता है? सूक्ष्मतम कण होता है। अब बताओ इसका आकार कितना होता है? अगर किसी को पता है तो तुरंत कमेंट करके बताएगा मेरे को कि परमाणु का आकार कितना होता है। और नहीं पता है तो फिर आप यहाँ सुन लेना कि इसका आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। और 10⁻⁻10 मीटर को कभी घर बैठ के टाइम निकाल के अलग से लिख के एक संख्या में कन्वर्ट करके देखना, तब आपको पता लगेगा कि 1 मीटर का कौन सा भाग होता है एक परमाणु, जिसके बारे में अपन ऐसे सोच भी नहीं सकते कि यार इतने छोटे पार्टिकल पर भी कोई रिसर्च कर सकता है क्या? यार इतने छोटे पार्टिकल से ये दुनिया मिलकर बनी होती है क्या? और इतने छोटे पार्टिकल के अंदर अभी क्या क्या होने वाला वो सुनना वो सुनना ध्यान से, उस पर तो तुम्हें और भी मज़ा आने वाला है। परमाणु एक खोखला गोला होता है। सही बात है सर। कैसा गोला होता है? खोखला गोला होता है। डायग्रामेटिकली देखना आगे की बातें। अब खोखला गोला लाइक दिस, ये रहा आपका, सपोज करो ये रहा एक परमाणु, ठीक है। परमाणु के सेंटर पे होता है, परमाणु के सेंटर पे होता है उसका नाभिक। और उस नाभिक में कौन कौन रहते हैं? सर प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। आपने ये बातें सब सुनी होगी, नहीं सुनी तो आज सुन लेना कि परमाणु के सेंटर में प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं इसको एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझ जाना आप लोग। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है और जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित कण होता है। इनके बारे में भी आपको वक्त वक्त पे सारी बातें बताई जाएगी, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे। मगर अभी ये ध्यान रखना है कि इनके बाहर कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, ये कुछ कक्षाएँ होती हैं। और इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन संख्या में उतने ही होते हैं जितने कि किसी भी नाभिक में प्रोटॉन बैठे रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर होता है। केमिस्ट्री में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जो कक्षाएं होती है एस, पी, डी, एफ, उनके अंदर किस हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस हिसाब से इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता रहता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। तो अभी आपको ये कहानी समझनी है कि नाभिक के अंदर तो रहते हैं प्रोटॉन धनावेशित कण, नाभिक के बाहर कुछ कक्षाएं रहती है, उनमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन जिनको अपन ऋणावेशित कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का चक्कर लगाने का तरीका कैसा है? रदरफोर्ड ने बताया था अपन को कि जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ सारे के सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी आपके रिवॉल्व करते रहते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे कुछ कहानियाँ बताऊँगा मैं आपको। इससे ये होगा कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई परमाणु है ना, मैं एज ए एग्जाम्पल इधर एक दूसरा परमाणु लेके तुम्हें समझाता हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सपोज करो अपने पास कोई एक परमाणु है, ये रहा, ये एक परमाणु है, ये उसका नाभिक है और ये उसके बाहर कक्षाएं हैं। ये मैंने आवेश की उत्पत्ति स्टार्ट कर दी है, यहीं से मैं वहाँ तक लेके चलूँगा तुम्हारे को कि यार वो दिमाग में आई क्यों बात कि आवेश अपन कैसे पहचान सकते हैं। कोई आवेश को किसी ने बनाया नहीं है कि भाई ये कोई वैज्ञानिक आ गया और इसने आवेश को बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति में पाया गया कण है, लोगों ने पहचाना है बस और उसको काम में लिया है, दैट्स इट। तो देखना ये परमाणु है, इसके बाहर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स बता देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जाऊँगा तो भी और नहीं जाऊँगा तो भी, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लो इस कक्षा के अंदर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बैठा रखे हैं, एक और ये दूसरा। इस कक्षा में यहाँ तीसरा बैठा है, चौथा बैठा है, पांचवा बैठा है, छठा बैठा है, या सातवां और या आठवां। कुछ इस प्रकार के इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कर रखी। नाभिक के अंदर रहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन होते हैं धनावेशित कण और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित कण। आपको पता होना चाहिए
कि जो समान आवेश होते हैं वो हमेशा ही एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं सर, प्रतिकर्षित करते हैं। उनके बीच में कौन सा बल पाया जाता है, प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। जबकि जो असमान या विपरीत आवेश होते हैं ना, वो हमेशा ही एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं सर, उनके मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। तो अब तुम खुद सोचो कि नाभिक में बैठे हैं प्रोटॉन, बाहर वाली कक्षाओं में है इलेक्ट्रॉन, तो वो सारे के सारे प्रोटॉन मिलके नाभिक को, उसको इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, आकर्षित करके रखते हैं, बांध के रखते हैं कि भैया तुम किधर नहीं जा सकते, तुमको आकर्षित कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, आपको यहीं पे रहना है, ये नहीं जा पाएगा, ये वाला भी बेचारा नहीं जा पाएगा। इनके मध्य आकर्षण बल काम कर रहा है, एक परबल आकर्षण बल काम कर रहा है। अब सपोज करो अगर इनमें से तुम्हें कहे कि यार मैं इस परमाणु को बाहर से देता हूँ ऊर्जा, ऊर्जा किसी भी प्रकार से दे सकते हो, उसमें ऊर्जा भी दे सकते हो, विद्युत ऊर्जा भी दे सकते हो, घर्षण से भी ऊर्जा दे सकते हो, जैसे आपको पसंद आए। अगर आपके पास कोई पावर है तो उससे भी दे दो, बस ऊर्जा दे दो। ऊर्जा देके यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को फ्री करवाना है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करवाना है, फ्री करवाना है। अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉनों को फ्री करवाना है, एक सेकेंड, तो इलेक्ट्रॉनों को फ्री करवाना है तो ऊर्जा दी मैंने, तो तुम खुद सोच के बताओ कि अगर मैं ऊर्जा देता हूँ तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से फ्री होना चाहेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना नज़दीक होता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना पास होता है, उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का उतना ही अधिक कंट्रोल होता है। जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन थे ना, पॉजिटिव चार्ज, वो उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ के रखते हैं, भयंकर, कहीं नहीं जाने देते हैं। चलो सही बात है। तो मैं ये कहूँ फिर कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होते जाते हैं, दूर जाएंगे, वैसे वैसे उन इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का नियंत्रण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। करेक्ट, क्योंकि उनके बीच की दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोल कम होगा। एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझाता हूँ कि कौन से इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का ज़्यादा कंट्रोल होता है और कौन से इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का कम कंट्रोल होता है। सपोज करो आपका घर है, जैसे पूरी दुनिया एक परमाणु है, ठीक है, और उसके अंदर अपना घर है एक नाभिक, और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं अपने मम्मी पापा के रूप में। कौन सा ज़्यादा गुस्सेल होता है या कंट्रोल घर को करता है, वो तो आवेशित कण हो जाएगा। जो चुपचाप बैठा रहता है वो आपका एक उदासीन कण हो जाएगा, उसको अपन न्यूट्रॉन कह देंगे। और अपन लोग या तुम उस घर के अंदर इलेक्ट्रॉन का काम करते हो, जो अलग अलग रूम के अंदर इधर से उधर डोलते रहते हो, कक्षाओं के अंदर चलते रहते हो, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी इस रूम में, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बाहर। तो तुम काम किसका कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स का काम कर रहे हो। अभी की करंट सिचुएशन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेचारे बिल्कुल नाभिक की गोद में पड़े हैं। पड़े कि नहीं पड़े हैं, बिल्कुल अपने मम्मी पापा के पास ही रहते हो। अब तुम कभी भी जल्दी से जल्दी उस नाभिक को छोड़कर बाहर नहीं जा पाओगे। मान लो तुम्हारे दोस्त लोग फ़ोन करते हैं या बुलाने आते हैं कि बाहर आजा, मूवी देखने के लिए चलते हैं, क्या कभी जा पाओगे? क्या कभी नहीं जा पाओगे। तुम्हें पता है कि अभी तुम्हारे ऊपर जो नाभिक की वो आकर्षण बल है वो स्ट्रॉन्ग है। नाभिक में जो प्रोटॉन बैठा है वो तुम्हारे को पकड़ के रखा है, वो कहीं नहीं जाने देगा। तो तुम सीधा मना कर दोगे अपने दोस्तों को कि नहीं भैया मेरा पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा। वो ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ पे ये वाले बिल्कुल पास वाले इलेक्ट्रॉन, वो ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कहीं नहीं जा पाते। सेकेंडरी सपोज करो जैसे स्कूल की छुट्टियां लगती है, तुम लोग चले जाते हो तुम्हारे ननिहाल, नाना नानी के पास। तो अभी तुम यहाँ पहुँच गए, ये रहा तुम्हारा ननिहाल। देख रहे हो ननिहाल को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें ग्रीन कलर से कि हाँ भाई ननिहाल तो हरियाला ही होता है, वहाँ तो सब तुम्हारी सुनते हैं। ये तुम्हारा ननिहाल। ननिहाल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से थोड़े से क्या हो गए, दूर हो गए। तो उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का कंट्रोल क्या हो गया, कम हो गया। ननिहाल में अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना रहेगा तो चांसेस है बाहर जाने के। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाओगे, चांसेस है बाहर जाने के। तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने नाना नानी मामा मामी को मनाना पड़ेगा। वो जैसे यहाँ करेंगे तुम लोग तुरंत वहाँ से निकल लोगे। करेक्ट, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़े से दूर गए, नाभिक का उन पर कंट्रोल कम हुआ और वो फ्री होने के लिए तैयार हो गए। अगर सपोज करो तुम स्कूल के बाद कहीं पढ़ने चले जाते हो, बाहर कहीं शिफ्ट हो जाते हो, बोले हमारे को हायर स्टडीज़ करनी है और मेरे को बाहर जाना है, और बाहर तुम्हें तुम्हारे घर वाले दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं, बोले तुम पीजी में रहो और वहीं पढ़ाई करो भैया। मौज बनी कि नहीं बनी तुम्हारे कि हाँ सा अब जाके मज़ा आया है, हमारे को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। ये वो है जो बाहर वाली कक्षा है जिसके अंदर तुम्हारे को बाहर भेज दिया गया है। भैया अब तो तुम नाभिक से और भी ज़्यादा कहाँ चले गए हो, दूर चले गए हो। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का कंट्रोल कम होता जाएगा। अब अगर यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को उसके दोस्त बुलाने आते हैं कि ले आ भाई मूवी देखने चलते हैं, यकीन मानो तुम कभी मना नहीं करोगे, तुरंत उसी क्षण निकल जाओगे कि लो चलो भैया चलते हैं, आज तो आनंद लेके आते हैं। होगा कि नहीं होगा ऐसा?
कमेंट करके बताना, ऐसे फ्री के अंदर मत छोड़ देना, ऐसा ही होता है हर जगह। इसलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन तुरंत वहाँ से निकल जाएंगे। इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग के में परमानेंटली ये बात सेट हो जाए। आज के बाद ये बात दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, बिल्कुल जानी नहीं चाहिए कहीं पे कि किसी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना ज़्यादा दूर होगा उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का उतना ही कम कंट्रोल होगा। उस इलेक्ट्रॉन को उस नाभिक से फ्री करवाने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर किसी ने इस परमाणु को ऊर्जा दी ना बाहर से, जो मैं भी दे रहा था, तो सबसे पहले अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये वाला निकलेगा कि चलो अपन चलते हैं। अब सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, परमाणु तो कैसा था सर? उदासीन था। आप ही ने तो बताया कैसा कण होता है? उदासीन कण होता है। उदासीन में क्या होता है सर? कुल आवेश 0 होता है। कुल आवेश 0 कब हो सकता है सर? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान संख्या में उपस्थित होंगे। सपोज करो इसके पास, बेचारे के पास 20 तो प्रोटॉन थे और 20 ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे, समान संख्या में। किसी ने कहा कुल आवेश कितना आया? 0 आया। तो ये कैसा हो गया? अरे सर ये तो क्या हो गया? उदासीन हो गया। अब आपने क्या दी इसको? बाहर से ऊर्जा दी। ये बाहर वाली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, इनको ऊर्जा मिली और ये तुरंत यहाँ से निकल लिए। इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति होती है ऐसी कि वो अपने परमाणु को त्याग कर बाहर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि नाभिक उनको कंट्रोल करके रखता है। कोई कंट्रोल में रहना चाहेगा क्या? कभी नहीं। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ से निकल गया, मैं भी चला, मैं भी चला, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए किसी ऐसे परमाणु, ऐसी जगह जहाँ पर उनको खाली जगह मिल गई। तो भैया अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अरे सर अब तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन ही बचे। प्रोटॉन कितने थे? अरे सर 20 प्रोटॉन थे। अब किसी ने कहा कि भैया कुल आवेश बताओ, तो देखो 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन कैंसिल, इसके पास 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा रह गए कि नहीं रह गए? यानी जैसे इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, इस पर कौन सा आवेश आ गया सर? इस पर तो धनावेश आ गया। कौन सा आवेश आ गया? धनावेश आ गया। वस्तु आवेशित हुई कि नहीं हुई? हो गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पास में कोई दूसरा परमाणु है जिसका नाभिक है, जिसकी बाहर वाली कक्षाएं हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम है, यहीं पर है, यहीं पर है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, था तो ये भी उदासीन ही, मगर इसके पास अब इलेक्ट्रॉन आ गए। सपोज करो इसके पास पहले कितने? 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, मगर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो अब इसके पास, बाद की बात लिख रहा हूँ मैं, बाद में क्या हुआ? 10 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक्स्ट्रा क्या बचा सर? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो गया? अरे सर ये तो क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। कैसा हो गया? ऋणावेशित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाएगी तो वो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा उस पर धनावेश आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। इस तरीके से मैं किसी भी उदासीन वस्तु को आवेशित कर सकता हूँ, उस पर आवेश निकाल सकता हूँ कि इस पर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई? आ जाएगी, धीरे धीरे सुनते जाना, सारी बातें अच्छे से सुनते जाना, 100% समझ में आ जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है, यहीं से शुरू करेंगे अपन आवेश को, फिर चलेंगे चैप्टर की डेप्थ के अंदर। तो अभी चैप्टर शुरू नहीं किया अपन ने, अभी तो मैं तुम्हारे को कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक तरीके से सेट हो जानी चाहिए, रटने के थ्रू नहीं, एक प्रोसेस के थ्रू सेट हो जानी चाहिए कि हाँ परमाणु होता है, खोखला गोला, उदासीन, नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाहर कक्षाएं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाते हैं उन पर नाभिक का कंट्रोल कम होता जाता है, तो उनको बाहर से एनर्जी मिलेगी, भैया फ्री हो जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ किस प्रकार से फ्री हो जाएंगे। सपोज करो तुम किसी शादी में जा रहे हो, है ना, और तुम तुम्हारे घर के सबसे नकारा बच्चे हो, तो तुम्हारे को कोई साथ लेके नहीं जा रहा बारात के अंदर। पीछे एक गाड़ी थी किराए वाली कमांडर, उसके अंदर भर दिया तुम्हारे को, और उस कमांडर के अंदर ऐसा नाप शनाप बाराती भरे हुए हैं, तुम लटक के जा रहे हो। तो वो कमांडर तो है एक नाभिक, उसके बाहर वाली जो कक्षाएं हैं उसके अंदर तुम हो इलेक्ट्रॉन, और तुम उस सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो जो बाहर लटके हुए हो कि नहीं। अब सपोज करो पीछे से कोई एक और कोई शादी में आने वाला इंसान लेट हो जाता है, तुम्हारे मामा का लड़का ही क्यों ना हो, आ रहा पीछे से तुम्हारे पास में लागे, उसने गाड़ी लगा दी, स्कॉर्पियो एन लेके आया, बिल्कुल नई सी। अब क्या करोगे तुम? तुरंत प्रभाव से उस कमांडर को छोड़ के उस स्कॉर्पियो के अंदर शिफ्ट हो जाओगे जाके। और बताओ सबसे पहले कौन से लोग स्कॉर्पियो में जाएंगे? जो उस कमांडर के सबसे बाहर लटके हुए इंसान थे वो जाएंगे बाहर। क्यों? क्योंकि सर वो उस परमाणु की बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन थे, उनको मुक्त करने के लिए सबसे कम ऊर्जा चाहिए थी, इसलिए वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और स्कॉर्पियो में जाके बैठ गए। लिमिटेड, ज़्यादा नहीं, लिमिटेड।
तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी जगह गए कि नहीं गए। ऐसा ही सीन प्रत्येक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है कि भैया आप बाहर से उनको दो एनर्जी, इलेक्ट्रॉनों ने ली एनर्जी, परमाणु को छोड़ दिया, दूसरे के पास चले गए। जिसको छोड़ा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सर उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। जिसके पास गए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सर उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो पॉजिटिव रहेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। अभी तक की बात समझ में आई? तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट तो आ गया कि यार प्रत्येक वस्तु उदासीन होती है, बस उसको आवेशित करना है तो आप उसको क्या करो, बाहर से ऊर्जा दे दो, उस पर आवेश आ जाएगा और आवेश के पास जो ऊर्जा होती है उसका अपन को अनुभव हो जाएगा। नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया कि प्लास्टिक की चेयर होती है, उसके ऊपर अपन बैठते हैं ऊनी कपड़े पहन के, तो अपन कभी कई बार यहाँ पे करंट महसूस करते हैं। क्यों? अरे सर, जब ये कपड़ा उस कुर्सी के साथ रफ करेगा, रगड़ा जाएगा, तो कुर्सी का जो प्लास्टिक मटेरियल और ये जो कपड़ा है इनके बीच में क्या उत्पन्न होगा, सर घर्षण होगा। घर्षण से क्या मिलेगी, सर उसमें ऊर्जा मिलेगी। उसमें ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा, सर दो परमाणु है। कौन कौन से, सर एक तो कपड़ा और दूसरा प्लास्टिक की कुर्सी का परमाणु। तो जिस परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज़्यादा दूर है वो उस उसमें ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और वहाँ से फ्री हो जाएंगे और दूसरे वाले परमाणु के पास चले जाएंगे। तो यानी एक जगह से इलेक्ट्रॉन चले गए और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब दोनों ही वस्तुएं कैसी हो गई, आवेशित हो गई। अब जब दोनों ही आवेशित होगी तो सीधी बात है अपन को एक ऊर्जा का अनुभव होगा ही होगा। बस यही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि अपन किसी भी वस्तु या पदार्थ या परमाणु को किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। बाह्य ऊर्जा दो, इलेक्ट्रॉनों को निकालो, जहाँ से आगे जहाँ चले गए उसके हिसाब से उन पर पोलैरिटी आ जाती है, जिस पे नेगेटिव या पॉजिटिव। अच्छे से मैंने ये बात बता चुका हूँ मैं तुम्हारे को। और यही प्रोसेस जब आवेश की उत्पत्ति की गई थी उसमें किया गया था। अच्छा एक बात और, जब इतना बता दिया तो इसका ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक बात बता रहा था उस पर वापस फोकस करवाता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं उन पर नाभिक का सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है। वो एक स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं, तो वो कभी फ्री नहीं हो पाते हैं। उनको आप बाहर से ऊर्जा दोगे तो भी वो फ्री नहीं हो पाएंगे, और जब वो फ्री नहीं हो पाएंगे तो वो गति नहीं करेंगे, और जब तक आवेश चलेंगे नहीं तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ऐसे पदार्थों को मैं नाम दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से। कौन से पदार्थ? कुचालक पदार्थ। आगे जाके तुम नाम सुनोगे, चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं सर, कुचालक, अर्धचालक और चालक। कुचालक वो जिनमें कभी धारा नहीं बहती। तो कोई तुमसे पूछ ले कि यार कुचालकों में धारा क्यों नहीं बहती है, तो तुम जवाब दे सकते हो कि कुचालक जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है सर, उन पदार्थों के जो परमाणु होते हैं, उन परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, वो नाभिक की निकटतम कक्षाओं में उपस्थित होते हैं, इसलिए उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का कंट्रोल ज़्यादा होता है, इसलिए अपने द्वारा दी गई बाह्य ऊर्जा कम पड़ जाती है और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्री नहीं हो पाते हैं। और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा वो गति नहीं करेगा, और जब तक कोई इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तब तक कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो कुचालक पदार्थों की यही कहानियाँ होती है, कहीं पर भी देख लेना। सेकेंड नंबर पर ये वाले ननियाल वाले, जिनको अगर किसी ने कम ऊर्जा दी तो ये नहीं जाएंगे। नाना नानी एक बार में थोड़ी भेज देंगे आपको, एक बार तो मना करेंगे, भाई मैं तेरे को कहीं नहीं भेज रहा, तेरे माँ बाप मेरे को डांटेंगे। मगर जैसे आपने थोड़ा सा नमक मिर्ची मसाला लगाया वो आपको भेज देंगे। तो कम ऊर्जा पर तो ये इलेक्ट्रॉन भी नहीं जाते हैं बाहर, मगर ज़्यादा ऊर्जा दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कम ऊर्जा पर बाहर नहीं जाते हैं, ज़्यादा ऊर्जा पर बाहर जाते हैं, उनको नाम दिया जाएगा बाद में अर्धचालक का। कौन से चालक का? अर्धचालक का। अर्धचालकों के बारे में अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जब अपन चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे तो उस चैप्टर का केवल कॉन्सेप्ट ये है कि अपन केवल और केवल सेमीकंडक्टर्स पे स्टडी करें, अर्धचालकों पे स्टडी करें, तो वो उस टाइम बात की जाएगी कि अर्धचालक क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब बात आती है तीसरे वाले, जो सबसे दूर स्थित होते हैं, जिनको अगर जरा सी भी एनर्जी मिली अपने परमाणु को त्याग के चले जाएंगे। और ऐसे पदार्थों को अपन ने नाम दिया था चालक पदार्थों का। ये कौन से पदार्थ होते हैं? चालक पदार्थ होते हैं। कभी भी तुमसे कोई पूछेगा चालक किसे कहते हैं या चालक पदार्थों की खास बात क्या होती है, तुम तुरंत कह देते हो सर चालक वो होते हैं जिनमें धारा अच्छी बहती है, चालक वो होते हैं जिनकी चालकता ज़्यादा होती है। तो आज सुनना चालक क्या होते हैं। चालक पदार्थ वो होते हैं जिनमें बहुत सारे मुक्त आवेश उपस्थित होते हैं। सर मुक्त आवेश कौन से होते हैं? भाई प्रत्येक परमाणु के अंदर उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबको अपन मुक्त आवेश कहेंगे। कौन से आवेश कहेंगे? मुक्त आवेश कहेंगे। और चालकों के अंदर इन आवेशों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तुरंत ऊर्जा लेके फ्री हो जाते हैं और अपन को शानदार वाली कंडक्टिविटी दर्शाते हैं। तो ये फ़र्क यहाँ पर अपन को जब अपन ने ये समझा
कि परमाणु क्या होते हैं, उसमें आवेश कैसे बैठे रहते हैं और आवेश को कैसे कैसे फ्री करवा सकते हैं, तो अपन को एक नई चीज़ और सीखने को मिल गई कि यार कुचालक, अर्धचालक और चालक क्या होते हैं। करेक्ट। अब अपन चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम था आवेश की उत्पत्ति। ऑलमोस्ट वैसे तो समझ में आ गया होगा, मगर एक बार वापस ब्रीफली मैं फटाफट बोल देता हूँ कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। आवेश की उत्पत्ति में क्या किया जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रफ किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उन दोनों पदार्थों के बीच में क्या होता है सर, घर्षण होता है। घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऊष्मीय ऊर्जा कौन ग्रहण करेंगे सर, वो दोनों पदार्थ ही ग्रहण करेंगे। दोनों पदार्थ किन से मिलकर बने होते हैं सर, परमाणुओं से। परमाणुओं में क्या होते हैं सर, अभी तो कॉन्सेप्ट बताया था, सेंटर में नाभिक होता है, उसमें प्लस होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं जो उदासीन कण होते हैं, और बाहर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का क्या सीन रहता है, जो इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा उस पर कंट्रोल कम रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों परमाणु को आपस में रगड़ा, दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ा, दोनों को मिली ऊष्मीय ऊर्जा, दोनों ने ग्रहण करी ऊष्मीय ऊर्जा। जिस परमाणु का इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ एक दुर्बल बंध से बंधा हुआ था, वो उस परमाणु को त्याग देगा और दूसरे वाले के पास चला जाएगा। तो जो त्याग देगा उस पर तो आ जाएगा ऋणावेश, और जिसके पास चला जाएगा उस पर क्या आ जाएगा, सॉरी, जो त्याग देगा उस पर तो आ जाएगा धनावेश, और जिसके पास चला जाएगा उस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसको अपन प्लस कहेंगे, जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उसको अपन माइनस कहेंगे। दैट्स इट, इतनी सी बात है। ये वाली बात समझ में आई। अब इस पर अपन को एक चीज़ और पता लगी, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करना चाहूँगा। जैसे मान लो अपने पास एक कोई कांच का टुकड़ा है या कांच की छड़ है, ये तो है ग्लास का टुकड़ा, कांच, और एक है मेरे पास प्लास्टिक। ठीक है, अपन ने क्या किया, इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया और रफ किया। इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आ गए भैया, कुछ इस प्रकार से, ये लो सर, ये कांटेक्ट में आ गए, दोनों को रफ भी किया, तो दोनों में क्या उत्पन्न हुआ सर, घर्षण उत्पन्न हुआ। ये ग्लास है, भूलना मत, और ये इधर वाला प्लास्टिक है। घर्षण उत्पन्न हुआ तो सीधी सी बात है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ चले जाते हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ चले गए तो तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा सर, प्लस आ जाएगा। क्यों सर, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। जिसके पास चले गए उसमें क्या आ जाएगा, माइनस। क्यों सर, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या में आ गए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। तो अब जो पहले दोनों कैसे थे सर, ये भी उदासीन था, ये कैसा था, ये भी उदासीन था, मगर दोनों में जैसे अपन ने क्या लगाया, घर्षण लगाया, तो दोनों कैसे हो गए, आवेशित हो गए। एक तो हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड और एक हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। कौन सा नेगेटिव हुआ और कौन सा पॉजिटिव हुआ, ये समझ में आया। जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए वो प्लस, जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए वो माइनस। अब क्या हुआ, ये सेम प्रोसेस एक बार और करो आप। सेम ग्लास का टुकड़ा ले लो, प्लास्टिक का टुकड़ा ले लो, उनको आपस में रफ करो, उन पर भी क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। अब इसके बाद जब ग्लास के पास ग्लास को लाया गया, ग्लास के पास ग्लास को लाया गया, तो देखा ये दोनों एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही प्लस वाले पदार्थ थे, दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो दोनों में क्या देखा गया, प्रतिकर्षण देखा गया। अगर प्लास्टिक के पास प्लास्टिक को लाया गया तो वो भी दोनों एक दूसरे को सेम प्रोसेस से रिपेल कर रहे थे, वो भी दोनों क्या कर रहे थे, सेम प्रोसेस से रिपेल कर रहे थे। ओ भाई, अच्छा ठीक है, वो भी दोनों एक दूसरे को सेम प्रोसेस से क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, प्रतिकर्षण कर रहे थे। ये रहा प्लास्टिक, ये रहा प्लास्टिक, दोनों ने एक दूसरे को सेम प्रतिकर्षण व्यवहार दर्शाया। क्यों, क्योंकि दोनों पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। करेक्ट। अब क्या होता है, पहले में प्रतिकर्षण, दूसरे में प्रतिकर्षण, मगर जब तीसरी स्टेप में ग्लास के टुकड़े के पास प्लास्टिक का टुकड़ा लाया गया तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए। क्यों, क्योंकि एक तो प्लस था और दूसरे पर क्या था, माइनस था। यहीं से अपन को ये चीज़ समझ में आई कि भैया जब दो पदार्थों को आवेशित कर दिया जाता है तो समान प्रकार के पदार्थ आवेशित होने के बाद समान प्रकार के पदार्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर धकेलेंगे, जबकि अलग प्रकार के पदार्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और यहीं से जब अपन आवेशों के गुणधर्म लिखेंगे तो अपन को ये पता लगेगा कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में क्या पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पदार्थों ने दोहरा व्यवहार दर्शाया है ना, कि कभी एक दूसरे को दूर धकेलने का और कभी एक दूसरे को नजदीक लेके आने का, कभी प्रतिकर्षित करने का, कभी आकर्षित करने के, तो इस आधार पर यह भी देखा गया कि हाँ, आवेश दो प्रकृति के होते हैं। कितनी प्रकृति के होते हैं, दो प्रकृति के होते हैं, जिनको नाम दिया गया धन आवेश और ऋण आवेश। कई जगह सुनोगे, कई लोगों से सुनोगे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, बातें वही रहेंगी, बताने का तरीका अलग हो सकता है। मेरा क्या नजरिया इसके पीछे, मैं क्या सोचता हूँ कि उनको धनावेश और ऋणावेश का नाम क्यों दिया गया वो सुनना जरा।
धनावेश ऋणावेश दो मैथमेटिकल वर्ड है, धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस, सब्सट्रैक्ट करना, घटाना। ये नाम इसलिए दिए गए कि अपन को पता है कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन। उदासीन पर कुल आवेश कितना होता है? 0। तो अगर धन और ऋण दो ऐसे शब्द जिनको आपस में मिला दिया जाएगा समान संख्या में, तो आंसर कितना आएगा? 0। जैसे प्लस का 5 और माइनस का 5 0, प्लस का 10 माइनस का 10 0। तो बोले यार इन दोनों प्रकृति के आवेशों को क्या नाम दें? बोले प्लस दे दो, माइनस दे दो, एक को धन कह दो, एक को ऋण कह दो, काम हो जाएगा। तो वहाँ से आवेशों का अपन को पता लग गया कि दो प्रकार की प्रकृति होती है, दोनों को नाम दे दिया, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश को प्रोटॉन, ऋणावेश को इलेक्ट्रॉन। अभी इनकी सब पर नॉर्मल चर्चा करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आवेश की उत्पत्ति के अंदर मैंने जो तुम्हारे को बताया, किस प्रकार से परमाणु के अंदर से आवेश को खदेड़ के बाहर निकाल लिया गया और दोनों परमाणु को क्या कर दिया गया? आवेशित कर दिया गया। जब ये आवेश की उत्पत्ति की गई तब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कोई काम किया और उसके ऑब्जर्वेशंस को अपन नोटिस ही नहीं करेंगे। अब उन जो ये प्रोसेस किया गया, इस प्रोसेस के अंदर अपन को कई अच्छी अच्छी बातें पता लगी और उन बातों के आधार पर ही अपन ने आवेशों के गुणधर्म डिसाइड किए कि यार आवेशों के अंदर और क्या क्या खास बातें होती है, क्वालिटीज़ क्या होती है। तो अभी अपन बात करने वाले हैं आवेशों के गुणधर्म की, आवेशों के स्थानांतरण की और आवेश की कुछ सामान्य जानकारी की। तो उम्मीद है आपको आवेश की उत्पत्ति अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से परमाणु में आवेश उपस्थित होते हैं जिनको अपन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। सुनना ध्यान से, स्थानांतरित कर सकते हैं। एक बार भी मैंने अभी तक की क्लास में ये नहीं कहा है कि अपन ने आवेश को बनाया है, उत्पन्न किया है। ना 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 ना, आवेश को नेवर कोई उत्पन्न नहीं कर सकता कभी भी। आवेश को केवल पहचाना गया और एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में केवल क्या किया गया? स्थानांतरित किया गया है। ऐसा करने से ही आवेश आ गया, ऐसा करने से ही अपन को ऊर्जा मिली है। चले नेक्स्ट। ठीक, तो आई होप तुम्हें आवेश का अच्छा खासा नॉलेज मिल गया होगा कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। अब थोड़ा सा आवेश के बारे में और इम्पोर्टेंट बात करेंगे। अब बात आती है आवेशों के गुणधर्म की। आवेशों के गुणधर्म, इंग्लिश में इसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कई लोग इंग्लिश में थोड़ा सा जल्दी समझते हैं। वैसे तो हिंदी मीडियम की क्लासेस है, घबराना मत, सब कुछ हिंदी मीडियम में बताया जाएगा, मगर इंग्लिश में मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि थोड़ा सा इजीली अपन को दो पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए कि अपन किसकी बात करने वाले हैं। अपन बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की, आवेशों के गुणधर्म की, कि आवेशों में क्या क्या खास बातें होती हैं। मेन आवेशों के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ होती है जो पाई गई। सुनना, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी का या पहला जो गुण था वो था योज्यता का गुण। किसका गुण? योज्यता का गुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। नाम से पता लग रहा है ऐड करना, जोड़ना। क्योंकि ये कुछ बातें जो तुम हमेशा ध्यान रखना, भूलना मत कोई भी। मैं इधर लिख दे रहा हूँ आवेश के बारे में। ये लाइन मेरे को थोड़ी सी बेकार लग रही है, सीधी कर देता हूँ इसको एक बार। आवेश के बारे में ये बातें सबको पता रखनी है भैया, वरना मतलब नहीं है तुम्हारा साइंस का स्टूडेंट होने का। आवेश ना कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश का जो मात्रक होता है ना, वो सीधा सीधा एक तो कूलाम होता है। कौन सा होता है? कूलाम। स्टेट कूलाम भी होता है और फ्रैंकलिन भी होता है। कई सारे मात्रक होते हैं, तुम्हें सुनने को मिलेंगे। ESU भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी होता है। इनके आपस में संबंध भी होते हैं। अपन बात कर रहे हैं क्लास 12th NCERT के कंप्लीट पैटर्न की, कंप्लीट सिलेबस की। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अगर तुम्हारे को थोड़ी सी बाहर की बातें चाहिए कि सर हम NCERT तो पढ़ रहे हैं मगर हमारे को थोड़ी सी और बाहर की बातें चाहिए, कि लाइक मैं कोई NDA की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कोई नीट JEE की भी सोच रहा हूँ, मुझे थोड़े से और कॉन्सेप्ट चाहिए, तो मैं इस सिलेबस से आउट ऑफ द वे जाके भी तुम्हारे को हर चीज़ वो बताने की कोशिश करूँगा। मगर हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि हिंदी मीडियम NCERT का जो बोर्ड का पैटर्न है उस पर बेस्ड तुम्हारी तैयारी करवाई जाए। तो पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी। हाँ, अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है और तुम्हारे को कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपकी डिमांड के हिसाब से हम इसके अंदर कुछ ऐड ऑन कर देंगे, एक्स्ट्रा बताते जाएंगे। राइट नाउ मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आवेशों के बहुत सारे मात्रक बता सकता हूँ, बट अपन को नीड रहती है केवल कूलाम की। वो भी एक बड़ा मात्रक है, कितना बड़ा है उसके बारे में बाद में बताएंगे। आवेश का एक बड़ा मात्रक और होता है जिसको अपन फेराड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेराड। फेराड तुम्हें पता होना चाहिए कि जो एक फेराड होता है वो ऑलमोस्ट 96,500 कूलाम के बराबर होता है। 96,500 कूलाम के बराबर होता है। आवेश की अगर तुमसे कोई विमा पूछे तो अगर 11वीं क्लास अच्छे से पढ़ी है तब तो तुम बता दोगे मेरे को एक बार में ही
अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो, मैं देख रहा हूँ कौन कौन कमेंट कर रहा है मेरे को। तो आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। 10th क्लास में पढ़ा होगा ना विद्युत धारा क्या होती है। तो यहाँ से इसकी विमा लिख सकते हो, आई यानी विद्युत धारा की विमा A1, टी यानी समय की विमा T1। तो ये हो गई भैया आवेश की विमा A1 और T1। अभी मैंने बताया कि आवेश कितने प्रकार के मिले, 2 प्रकार के। एक तो कौन सा, धन आवेश, और दूसरा कौन सा, ऋण आवेश। ध्यान देना, धन आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋण आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता। सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों, प्रोटॉन ने क्या बिगाड़ा आपका। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, परमाणु के नाभिक में। और अगर आपने कभी किसी परमाणु के नाभिक को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो वहाँ से निकलेगी नाभिकीय ऊर्जा। और इस दुनिया में सबसे खतरनाक होती है नाभिकीय ऊर्जा, सबसे विनाशकारी होती है नाभिकीय ऊर्जा। तुमने कभी परमाणु बम का नाम सुना होगा, वो इसी पैटर्न पे काम करता है कि जब किसी परमाणु के नाभिक को तोड़ दिया जाता है तो वहाँ से प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलते हैं, अस्थायी होते हैं और ढेर सारी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। जब चैप्टर नंबर अपन 12 या 13 पढ़ेंगे नाभिक वाला, तब तुम्हें डिटेल में ये बात समझाई जाएगी कि नाभिक बना कैसे, उसमें इतनी ऊर्जा आई कहाँ से, वो ऊर्जा मिलती कैसे है, वो कितनी विनाशकारी हो सकती है। तो इसलिए प्रोटॉन को कभी भी फ्री करवाने की सोचना ही मत। प्रोटॉन तो छोड़ो, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बता रहा था ना कि कुचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में रहते हैं। अपने पास तो उतनी भी एनर्जी नहीं है कि उस पास वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को फ्री करवा सकते हैं। तो छोड़ो फिर, किसी नाभिक के अंदर बैठे प्रोटॉन को तो फ्री करवा ही नहीं सकते। इसलिए जब भी मैं आवेशों की बात करूँगा तो हर बार इलेक्ट्रॉन का ही नाम लूँगा। इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही बाहर रहते हैं, उन्हीं को अपन ट्रांसफर करवाएंगे। समझ गए मेरी बात को, ठीक। इनके बारे में कुछ और कॉमन चीज़ें जो तुम सबको पता होनी चाहिए, अगर ये नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे हो, अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है, कंटिन्यूसली टच में रहने की ज़रूरत है। एक नया आधार मिला है, उसके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है और प्रोटॉन का मास कितना होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान कितना होता है। ये 4 बातें तो आपको एनी टाइम नींदों में भी पता रहनी चाहिए। अगर नहीं पता रही तो फिर साइंस के स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। जबकि इलेक्ट्रॉन पर समान परिमाण का आवेश होता है मगर वो नेगेटिव होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। कई लोगों के दिमाग में आता है सर बता दिया फटाफट, ये होता है वो होता है, कैसे पता चला, किसने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है। तो इसके लिए एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया गया था, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसके थ्रू अपन ने आवेश का परिमाण ज्ञात किया। किसी को जानना हो ना कि यार ये प्रयोग क्या होता है तो बताना फिर से कमेंट करके, तुम्हारी डिमांड के हिसाब से तुम्हारे को सप्लाई मिलेगी। अलग से कभी छोटा सा वीडियो बना देंगे उस प्रयोग पर, तो आप वो भी देख लेना। वरना अभी ये समझो कि उस प्रयोग के थ्रू अपन को ये पता लगा कि इन पर ये इतना आवेश होता है। एक न्यूट्रॉन भी होता है, उसको भूलना मत, उदासीन कण होता है, प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है। जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 है ना, न्यूट्रॉन का 1.68 कर देना, दैट्स इट, इससे ज़्यादा क्या होगा। इतनी बातें आपको आवेश की पता होनी चाहिए ताकि मैं वापस उस तरफ जा सकूँ। किस तरफ, आवेशों के गुणधर्म की तरफ। आवेशों के गुणधर्म में सबसे पहला गुण क्या है सर, योज्यता का गुण है। किसका गुण है, योज्यता का गुण है। देखो योज्यता का गुण क्या कह रहा है, योज्यता का गुण अपन को कह रहा है कि भैया अगर कोई निकाय है और उसमें बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, आवेश रखे हुए हैं। जैसे मान लो +Q रख दिया, प्लस का 2Q रख दिया, माइनस का 3Q रख दिया, माइनस का 4Q रख दिया, इतने सारे आवेश रखे हुए हैं। और किसी ने पूछा कि यार इस निकाय में कुल आवेश कितना होगा। अब तुम बताओ आवेश कैसी राशि है। अरे सर आवेश तो अदिश राशि है। राशि या दिशा के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक तो अदिश और दूसरी सदिश। एक तो अदिश, मैं हर एक चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखते जाना। एक तो अदिश और दूसरी सदिश।
अदिश के अंदर सर अपन केवल चर्चा करते हैं परिमाण की, ये सब हमारे को पता है, इतनी सारी बातें मत बताओ, आप तो मेन बात बता दो कि अदिश के अंदर तो करते हैं बीज गणितीय योगफल। कौन सा योगफल? बीज गणितीय। और सदिश में करते हैं सदिश योगफल। ये पता होना चाहिए तुम्हारे को। बीज गणितीय योगफल वो होता है जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से करते आ रहे हो। जैसे किसी ने कहा कि भैया 2 + 2, फट से बोल दिया 4, ओ सर इंटेलिजेंट हो गए हम तो। ये तो बीज गणितीय योगफल है। सदिश योगफल करने के लिए आपने 11th क्लास पढ़ी भी होगी। अभी राइट नाउ मैं केवल फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि भैया परिणामी राशि r निकालने का फॉर्मूला होता है पहली राशि का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, दोनों का मल्टीपल एंगल के साथ और सब कुछ अंडर रूट में। एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था अपन ने सदिश योगफल के नियम का। तो सदिश राशि को इससे जोड़ेंगे, अदिश राशि को सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। आवेश किसी राशि है? अदिश राशि है। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा सर? सीधा सीधा ऐड कर दो, यानी कुल आवेश निकालने के लिए +q, प्लस का 2q, माइनस का 3q और माइनस का 4q। तो ऐसे करके कुल आवेश कितना हुआ सर? +q + 2q 3q, 3q से 3q कैंसिल, माइनस का 4q। तो किसी ने पूछा कि इस निकाय का कुल आवेश कितना आया, तुमने तुरंत बोल दिया माइनस का 4q आया सर। अच्छा, इससे और क्या बातें पता लगती है? हमेशा एक रिजल्ट आपको बहुत सारी नॉलेज देता है, केवल एक ही जगह टिक मत जाना। माइनस का 4q आया, इसका मतलब ये निकाय है, ये कैसा है? अरे सर ये निकाय तो ऋणावेशित है। कैसा है? ऋणावेशित। अगर सपोज करो ये आंसर प्लस का 4q आता तो ये निकाय कैसा होता? धनावेशित। सपोज करो ये आंसर 0 आता तो ये निकाय क्या कहलाता? उदासीन कहलाता। तो इस तरीके से अपन को ये भी पता लग गया। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से अपन ने पहली प्रॉपर्टी को समझा कि अगर किसी भी निकाय में कुल आवेश निकालना है तो सीधे सीधे उसमें उपस्थित सारे के सारे आवेशों का क्या कर दो? बीज गणितीय योगफल कर दो। यही होती है योज्यता का गुण। कौन सा योगफल करना है सर? बीज गणितीय योगफल करना है। बीज गणितीय योगफल करना है। करेक्ट हो सर। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं अपन। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है आवेशों के मध्य बल। कौन सा बल लगता है? अरे सर आवेश विद्युत है तो विद्युत बल ही लगेगा। अच्छा, बल की बात कहाँ से आई सर? जब अपन ने आवेशों की उत्पत्ति पढ़ी तो अपन को पता लगा था ना कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बस इतना ही समझ जाना है। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण एक प्रकार का बल ही तो है। तो बल की कोई पूछे तो तुम बोल देना सजातीय। ओहो, प्रॉपर हिंदी का वर्ड है ये। सजातीय यानी समान। समान आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और दूसरा होता है विजातीय। ओ भाई साहब, असमान। और ये वाले जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इससे क्या समझ में आया? एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। समान आवेश हो गए ना तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक जंगल का एक ही राजा। हाँ, एक जंगल में एक शेर और शेरनी जरूर रह सकते हैं। विपरीत आवेश हो गए, आकर्षण बल लगेगा। बाकी तुम लोग समझदार हो। आगे चलें, तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है आवेशों का संरक्षण। और ये तो पक्का तुम्हें समझ में आ गई होगी अब तक, क्योंकि जब मैंने तुम्हें आवेशों की उत्पत्ति समझाई तब एक बात कही थी कि आवेश अपन ने उत्पन्न नहीं करे हैं। कभी तुम्हें ये सुनने को नहीं मिलेगा कि यार ये आवेश मर गया या ये आवेश जिंदा हो गया। आवेश का अपन केवल स्थानांतरण कर सकते हैं। आवेश को अपन एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसलिए आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका मतलब किसी भी निकाय का कुल आवेश कैसा रहता है? संरक्षित होता है। कुल आवेश कैसा रहता है? संरक्षित होता है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए अब तो भैया कमेंट के थ्रू पता लगेगा। कमेंट आता रहना चाहिए। जितना तुम कमेंट करोगे उतना मैं तुम लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगा कि और क्या बेटर किया जा सकता है और तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या बताया जा सकता है। यही होती है फिजिक्स की क्लास। जितना पूछोगे उतना जानोगे, जितना शांत रहोगे उतना नुकसान करवाओगे। दैट्स इट। चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नंबर 4, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसको बोलते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है।
अभी तक की 4 प्रॉपर्टी थी, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तुम्हारे बोर्ड के अंदर इसमें भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है उसको देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। ये प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार की, जैसे सपोज करो तुम मार्केट के अंदर कुछ परचेज करने जा रहे हो, जैसे मान लो तुम टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स खरीदने जा रहे हो। क्या ऐसा कभी हुआ है कि तुमने किसी से चॉकलेट मांगी और उसने तुम्हारे को ये कहा कि भैया ये 3 चॉकलेट पूरी और ये एक आधी चॉकलेट, या तो वो आपको 3 चॉकलेट देगा या आपको वो 4 चॉकलेट देगा, 3.5 कभी नहीं देगा। सिंपली ऐसा होता है कि जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशित कैसे कर सकते हैं सर, या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल के और या इलेक्ट्रॉन देकर। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो बेचारा कैसा हो गया, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कैसा हो गया, ऋणावेशित। तो जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं या लिए वो दिए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रॉपर नंबर में ही होंगे। इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, प्रॉपर नंबर में होंगे। ऐसा नहीं कि इस मार्कर को आवेशित करना है, सर एक काम करो मेरे को 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, ना भैया, या तो 2 लो या 3 लो, 2 लाख लो 3 लाख लो, 2 करोड़ लो 3 करोड़ लो, डेसिमल में कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऐसा प्रॉपर्टीज़ होता है। इनके कणों के रूप में आवेशों का वितरण कर देते हैं, पैकेट्स के रूप में, बंडल के रूप में, कुछ भी कह लो। कई प्रकार की लैंग्वेज होती है, कई प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। सिंपल सी कहानी, जैसे किसी बिस्किट के पैकेट को खरीदते हैं, बिस्किट टुकड़ों में नहीं आएगा, कंप्लीट पीस आएगा, वैसे चॉकलेट कंप्लीट आती है, वैसे आवेशों का वितरण भी कंप्लीट होता है, टुकड़ों में नहीं होता। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि सर किसी निकाय पर जो आवेश होता है, ध्यान से सुनना, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी निकाय पर जो आवेश होता है Q, वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश किसको कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन को। अभी बात करूंगा इस पर भी। मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी जो n होता है वो पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होती है, उसका वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और कहाँ तक हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। सर कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी ले लो। अगर तुमने क्या किया, उस वस्तु को आवेशित करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तब तो उस पर क्या आ जाएगा सर, प्लस, और उस वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस वस्तु पर क्या आ जाएगा, माइनस। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना हो सकता है, Q, सर प्लस माइनस NE के बराबर हो सकता है। प्लस माइनस तो अपन को केवल इतना सा बता रहे हैं कि वो वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है। N क्या है, पूर्णांक है, और E क्या है सर, मूल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। इस दुनिया का सबसे सूक्ष्मतम स्थायी कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको क्वार्क कहते हैं, क्वार्क, बट वो अस्थायी होते हैं। उन पर रिसर्च जारी है, उन पर अभी बातचीत जारी है। जैसे उनको एग्जिस्टेंस मिलेगा, अस्तित्व मिलेगा, तो तुम्हारे को भी उसके बारे में बता दिया जाएगा और तुम्हारे को भी उनके बारे में जानने को मिल जाएगा। बाकी अभी तुम इतना सा समझ लो कि सूक्ष्मतम स्थायी कण कौन सा है, तो वो कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। दैट्स इट। तो इस हिसाब से Q किसके बारे में मिला, प्लस माइनस NE के बारे में मिला। ये चीज़ अपन को कई सारी चीज़ें एक साथ देती है, कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देती है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा, तुम्हारे को ध्यान से सुनते जाना। इसमें कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं तुमसे। जैसे मान लो अपन को जनरली किसी ने पूछा कि यार कोई निकाय है, पहला एग्जाम्पल, किसी निकाय को 100 इलेक्ट्रॉन दिए गए तो निकाय पर क्या बताओ, कुल आवेश बताओ। बोले बता देंगे सर, क्या बड़ी बात है। कुल आवेश यानी Q, वो किसके बराबर होगा, NE के। N कितना है सर, 100, E कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, आगे मात्रक लिख दिया कूलाम। सोल्व कर दो, समझ में आ सकता है। सिमिलरली दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, तुमसे किसी ने कहा कि भैया किसी वस्तु पर कुल आवेश दे रखा है आपको और वो है 1 कूलाम। तो अब ये आवेश देने के लिए कितने आवेश देने पड़े, यानी अपन को क्या बतानी है, आवेशों की संख्या बताओ। बोलो सर इसमें क्या बड़ी बात है, हमको तो पता है कि जो Q होता है वो किसके बराबर होता है, NE के बराबर होता है। तो N बेचारा किसके बराबर होगा, Q अपॉन E। Q कितना है सर 1, E कितना है 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, अरे सर डिवाइड करके देखेंगे, ये लगभग इतने सारे आवेश देने पड़ेंगे, 10 की घात
18 का 6 गुना। इस पे जोर क्यों दिया है? इस बात पे जोर इसलिए दिया गया है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कूलाम भी आवेश का एक बड़ा मात्रक है। पहले मैंने बताया था ना कि सबसे बड़ा मात्रक फेराड होता है, 96,500 कूलाम। कूलाम भी होता है। इसलिए आप जनरली कोई न्यूमेरिकल देते हो, कोई डेरिवेशन देखते हो, तो वहाँ पर जो आवेश है वो आपको कूलाम में नहीं मिलेगा, वो आपको माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम में मिलता है, छोटे मात्रकों के रूप में मिलता है। क्योंकि अगर किसी वस्तु को केवल 1 कूलाम से आवेशित करना तो उसको इतने सारे आवेश देने पड़ेंगे, तब जाके उस पर 1 कूलाम का आवेश आएगा। आइदर पॉसिबल नहीं है। अब तुमसे एक और नया क्वेश्चन, मान लो किसी ने पूछा कि क्या किसी वस्तु को 1.6 गुणा 10 की घात -20 कूलाम से आवेशित किया जा सकता है? आवेशित किया जा सकता है, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसी टॉपिक पर इतने सारे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि जो पहले की चीज़ें थी वो सारी कॉन्सेप्चुअल और समझाने वाली चीज़ें थी। अब जाकर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, इसलिए निश्चिंत रहेगा। एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, एक सिंगल बात नहीं छोड़ी जाएगी। आपके एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें कवर की जाएगी, और एज़ पर डिमांड जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहेगी वो भी कवर की जाएगी। बस द ओनली की इज़ दैट आपको कंसिस्टेंट बने रहना है, रेगुलर क्लासेस लेनी है, तो ही आप कनेक्ट कर पाओगे, तो ही समझ पाओगे, आइदर नहीं समझ पाओगे। अब आपसे किसी ने पूछा कि कोई वस्तु और उसको इतना कूलाम देना है तो क्या आवेशित कर सकते हैं क्या? तो क्या करेंगे सर? आवेशित करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं या फिर लेने पड़ते हैं। अगर मैंने ये आवेश धनावेश दे रखा है तो सीधी बात है इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अगर यहीं पे ये माइनस लगा हुआ रहता तो सीधी बात है इसके लिए इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। ठीक है सर, तो कितने इलेक्ट्रॉन देना है वो चेक कर लेते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर नंबर में आते हैं तब तो ठीक, और अगर डेसिमल में आते हैं तो नहीं सर। तो कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं उसके लिए अपन क्या करेंगे? तुम तो जानते हो ये बात, वी नो दैट जो एन होता है वो किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन ई के। सारी कहानी यहाँ से चल रही है, सारी कहानी यहाँ से चल रही है। एन क्यू अपॉन ई के बराबर होता है। क्यू कितना दे रखा है? अरे सर क्यू दे रखा है 1.6 गुणा 10 की घात -20। ई कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात -19। डिवाइड जा रहा है? जा रहा है सर। कितने बार? देखो यहाँ इसको -20 है, यहाँ -19 है, 1.6 से 1.6 कैंसिल, माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, तो 10 की घात -1 बचा, 10 की घात -1 बचा, इसका मतलब 1/10 बचा या 0.1 बचा। इसका मतलब क्या हो गया सर? अगर किसी वस्तु को इस आवेश से आवेशित करना है, इस वाले आवेश से, तो उसको केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन का भी 10वां भाग या फिर कहूँ तो 0.1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्या किसी वस्तु को 0.1 इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है? मतलब कभी नहीं। 0.1 क्या होता है? या तो 1 या 2। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई पूछेगा कि क्या किसी वस्तु को फलाने आवेश से आवेशित किया जा सकता है, योर आंसर शुड बी नहीं, ये कभी नहीं हो पाएगा सर। इस आवेश से इस वस्तु को आवेशित नहीं किया जा सकता। तो आज अपन ने क्या क्या देखा? आवेश क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, आवेश के मात्रक विमाएँ क्या होती है, राशि कैसी है, और आवेश के गुणधर्म क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको अच्छे से पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी नज़र आती है तो भी बताइएगा, कुछ पूछना है तो भी बताइएगा, और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर डेली फिक्स्ड टाइम इंटरवल में क्लासेस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।